हेलो बच्चों, आज हम आपके साथ विश्व इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पुनर्जागरण पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। पुनर्जागरण जो आधुनिक विश्व में नए आयाम और नई संस्कृति के उदय का प्रतीक था, उसके उदय के क्या कारण थे, कहाँ हुआ, क्यों पुनर्जागरण हुआ, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए हम चलते हैं, अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। पुनर्जागरण जिसके लिए इतिहासकारों ने रिनेसा या उसे हिंदी में पुनर्जन्म कहा जाता है, इस शब्द का प्रयोग किया। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी में किया। 19वीं सदी में जो यूरोप के इतिहासकार थे, इन इतिहासकारों ने इटली में 1300 से 1600 ईस्वी के बीच जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के लिए उन्होंने उसको शब्द दिया रेनेसा या पुनर्जागरण। ओके, तो इसे पुनर्जागरण क्यों कहते हैं, थोड़ा पहले इसको हम समझ लें और उसके बाद हम समझेंगे कि ये इटली में ही क्यों हुआ। ओके, अपनी चर्चा के दो बिंदु होंगे, पुनर्जागरण का अर्थ और इटली में ही क्यों, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों हुई। इन दो मुख्य बिंदुओं पर फोकस होगा। पुनर्जागरण इसलिए इसको कहा गया क्योंकि यूरोप में जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो रोमन साम्राज्य की समाप्ति के बाद 5वीं से लेकर के जो 9वीं शताब्दी का समय है, उसको अंधकार युग की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि ये समय ऐसा था कि वो साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, रोमन साम्राज्य, उसके पतन के बाद यूरोप में बिल्कुल एक शून्य आ गया। जो सांस्कृतिक और आर्थिक विकास था वो खत्म हो गया, शिक्षा का विकास समाप्त हो गया। फलस्वरूप इतिहासकारों ने उसको अंधकार युग की संज्ञा दी। और 9वीं से 11वीं शताब्दी तक का जो समय है उसको पूर्व मध्यकाल, 11वीं से 14वीं शताब्दी का समय उसको कहते हैं उत्तर मध्यकाल, और 15वीं सदी के बाद के समय को कहते हैं आधुनिक काल। तो इतिहासकारों ने यूरोप में जो एक लंबा समय ऐसा था जब शिक्षा का विकास नहीं था, साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में विकास नहीं था, व्यापारिक विकास नहीं था, तो ज्ञान की जो शून्यता थी, उसके दृष्टि से यूरोप को इन कालों में विभाजित किया। और जब 15वीं शताब्दी से एक आधुनिक युग की शुरुआत हुई, तो उसको उन्होंने रेनेसा या पुनर्जन्म या पुनर्जागरण ये शब्द दिया। तो पुनर्जागरण जो शब्द है, अगर इसको कहा जाए तो एक प्रकार से ये एक बौद्धिक व सांस्कृतिक आंदोलन था। एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जो कब हुआ, 15वीं सदी में। अगर इसको दो शब्दों में कहें तो यूरोप में 15वीं शताब्दी में जो धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक प्रगति हुई, उसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। जैसे व्यक्ति सोने के बाद फिर से जग जाता है, इस प्रकार यूरोप जो कभी बहुत विकसित था, 5वीं सदी से पहले रोमन साम्राज्य जो कभी बहुत विकसित था, 5वीं सदी के बाद से लेकर के 15वीं सदी से पहले तक लगभग 1000 वर्ष यूरोप में जो अशिक्षा, अज्ञानता का वातावरण था वो समाप्त हो गया।
और फिर से यूरोप चल निकला उस ज्ञान और साहित्य के विकास की ओर। तो इसलिए इसको पुनर्जागरण कहा गया। बात समझा गई? तो लगभग 1000 वर्षों के बाद जो शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक यूरोप में प्रगति हुई उसको पुनर्जागरण कहते हैं। क्लियर? पुनर्जागरण जो हुआ वो कहां हुआ? इटली में। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई। ओके, ये एक ऐसी नवीन हलचल थी जिसका कि प्रभाव मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को आया। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में जो मानवीय सोच थी उसमें उनके प्रभावों को हम पढ़ेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि इस काल को जो एक क्रमिक विकास हुआ इसको पुनर्जागरण या रेनेसा शब्द किसने दिया? जो रेनेसा शब्द है ये देने वाले थे 1860 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के, स्विट्जरलैंड में ब्रेसले विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर थे जैकब वर्कहार्ट। ये इतिहास प्रवक्ता थे, इतिहास के प्रोफेसर थे। इन्होंने इटली में 1300 से 1600 के बीच, 1300 ईस्वी से 1600 के बीच जो नवीन परिवर्तन हुए, इन नवीन परिवर्तनों को उन्होंने रेनेसा कहा। ओके, तो जैकब वर्कहार्ट वो पहले व्यक्ति थे। इन्होंने एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। ये उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। इसके लेखक कौन थे? जैकब वर्कहार्ट। और इन्होंने ही इस काल को रेनेसा की संज्ञा दी। और इस काल में जो मनुष्य हुए उनको रेनेसा मानो, रेनेसांस ह्यूमन, रेनेसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न कलाओं में पारंगत हो उसको रेनेसा व्यक्ति, जो कई हुनर जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो कई कार्यों में कुशल हो उसको रेनेसा व्यक्ति कहा गया। तो जैकब वर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने इन नई परिवर्तनों को रेनेसा की संज्ञा दी। जैकब वर्कहार्ट कौन थे? पहले तो इनकी पहचान है कि ये इतिहास के प्रवक्ता थे, प्रोफेसर थे और ये जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन राके, लियोपोल्ड वॉन राके इनके शिष्य थे। ये बहुत बड़े इतिहासकार थे। लियोपोल्ड वॉन राके इनके शिष्य थे। वर्कहार्ट, वर्कहार्ट शिष्य थे, ये गुरु थे। लेकिन जैकब वर्कहार्ट की जो सोच थी वो अपने गुरु से विस्तृत थे। लियोपोल्ड वॉन राके जो थे वो प्रारंभिक इतिहासकार थे और उनका मानना था कि इतिहास राजाओं के इर्द गिर्द घूमता है। जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, राजाओं की उपलब्धियां हैं, उसका अध्ययन करना ही इतिहास है। ये बहुत सीमित परिभाषा थी। लेकिन वर्कहार्ट जो थे उनका मानना था कि इतिहास केवल राजाओं के राजनीतिक कार्यों और परिवर्तनों का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि ये संस्कृति का समग्र अध्ययन है। ये मानते थे कि जो राजनीति है इसके साथ साथ इतिहास संस्कृति का भी अध्ययन करता है। इतिहास धर्म का, शिक्षा का, कला का, साहित्य का, इसका भी अध्ययन करता है। तो ये एक विस्तृत सोच थी जैकब वर्कहार्ट की। तो इन्होंने
यूरोप में, इटली में जो परिवर्तन हुए शिक्षा, साहित्य, कला, इन क्षेत्रों में, उस सब को इतिहास का विषय बनाया। और इस तरह से उन्होंने इस काल को रेनेसां काल की संज्ञा दी। ये बात समझ में आ गई? रेनेसां क्या है? रेनेसां शब्द कहां से निकला? किसने इसको रेनेसां शब्द संज्ञायित किया? अब हम पढ़ेंगे कि इटली में ही रेनेसां क्यों आया। यूरोप में तो बहुत से देश हैं, किसी भी देश में शुरुआत हो सकती थी। इटली में ही ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से ज्ञान विज्ञान का विकास इटली में हुआ? आइए सबसे पहले हम यूरोप के मानचित्र पर नजर डाल लें और इटली की सिचुएशन देख लें, इटली की स्थिति को देख लें। देखिए आपके सामने मानचित्र है। यूरोप के मानचित्र में इटली को देखिए। इटली की स्थिति प्रायद्वीपीय है। भूमध्य सागर में आप देखिए कि दक्षिण में भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर पूर्व में है। इटली की स्थिति प्रायद्वीपीय है। कोर्सिका और सर्डिनिया दो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, उसके बगल में इटली। एड्रियाटिक सागर के पार में आप देखिए पूर्व में यूनान, ओके। उसके बगल जो बैजेंटाइन साम्राज्य का हिस्सा है, जिसको आधुनिक टर्की कहते हैं, बैजेंटाइन साम्राज्य दिख रहा है। इटली के कुछ नगरों को भी देखिए आप। मानचित्र में इटली के कुछ नगर दिखाई दे रहे हैं। पूर्व की ओर आप देखिए कुछ नगर आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्लोरेंस, नेपल्स, रोम, बोलिनिया, पादुआ, वेनिस। पश्चिम में देखिए जिनेवा। ये इटली के कुछ प्रमुख नगर थे। तो अब इटली की सिचुएशन आपने मानचित्र में देख ली। इटली में भौगोलिक जो बनावट थी वो इटली के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट थी। तो इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ? नंबर एक, इटली की भौगोलिक स्थिति। देखिए इतिहास को याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को उसके प्रोस्पेक्टिव में देखिए और उसी में से आप उसके हल को निकालिए। अब इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इटली के लिए बहुत बड़ा कारण थी। इटली के चारों ओर समुद्र फैला हुआ था, आसानी से व्यापार हो सकता था, आवागमन हो सकता था। दूसरे देशों के साथ जब आवागमन होगा, दूसरे देशों के साथ संपर्क होगा तो शिक्षा और ज्ञान का विकास भी होगा। हम जब दूसरे के यहाँ जाएंगे तो कुछ सीखेंगे भी। दूसरे देश से जब हम व्यापार करेंगे तो देश हमारा समृद्ध होगा। तो जो ये पुनर्जागरण हुआ उसमें जो ज्ञान विज्ञान का विकास इटली में आया वो व्यापार के द्वारा। जो देश समृद्ध हुआ वो कहीं ना कहीं व्यापार पर का उसका प्रभाव था। तो ये सब चीजें उसी से निकलती जाएंगी। मानचित्र को देख लीजिए, क्वेश्चन को उसके सही पर्सपेक्टिव में समझिए, फिर उसको बिंदुवार बना करके लिखते जाइए। तो इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इटली के लिए एक बहुत सकारात्मक कारण था। इटली को जो आपने मानचित्र में देखा, इटली को अगर आप विश्व मानचित्र में देखें ऐसी स्थिति है। रोम बीच में, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। यह भूमध्य सागर के द्वारा इटली यूनान के साथ, उसके बाद एशियाई देशों के साथ, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध था। इटली का व्यापार इधर दक्षिण में मिस्र के साथ, पूर्व में पश्चिम एशिया, बैजेंटाइन साम्राज्य, यूनान, इन सब देशों के साथ होता था। लोगों का आवागमन, व्यापारिक विकास बहुत सहायक था इस कार्य के लिए। और यही कारण था कि इटली के बंदरगाह नगर इनका विकास हुआ। वेनिस, पादुआ, बोलिनिया, फ्लोरेंस,
इन नगरों का विकास हुआ। जिनेवा, रोम, ये सब शहर विकसित हुए और इन शहरों में जो व्यापारिक वर्ग था उसका विकास हुआ। जब व्यापार का विकास हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, तो व्यापारिक वर्ग का विकास हुआ, समृद्ध शहर बने, समाज समृद्ध हुआ। तो इटली की भौगोलिक स्थिति। नंबर 2, सामाजिक वर्ग। किसी भी देश के जो जनसंख्या है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि जनसंख्या किस दृष्टिकोण की है, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। अगर जनसंख्या समृद्ध है, व्यापारिक विकास कर रही है, तो शिक्षा का भी विकास होगा और उससे जुड़े विकासात्मक कार्य हो जाएंगे, सोच अलग हो जाएगी। तो सामाजिक वर्ग जो इटली के थे वो ऐसे थे जिनके ऊपर धर्म का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों से कम था और यूरोप के दूसरे देश 13वीं-14वीं शताब्दी में जहां सामंतवादी व्यवस्था में जी रहे थे, वहां इटली के लोग व्यापार कर रहे थे। यहां सामाजिक व्यवस्था में व्यापारियों का प्रभुत्व था, व्यापार प्रधान संस्कृति थी। जब व्यापार प्रधान सभ्यता होगी तो देश समृद्ध भी ज्यादा होगा, कृषि पर निर्भरता नहीं रहेगी, आर्थिक विकास दूसरे देशों से ज्यादा था। तो सामाजिक वर्ग इटली का दूसरे देशों की अपेक्षाकृत भिन्न था। नंबर 3, देश समृद्ध। इटली एक समृद्ध देश था, क्योंकि याद करिए जब धर्म युद्ध हुआ तो धर्म युद्ध के कारण यूरोप और अरबों के संबंध बिगड़ गए। जो व्यापारी देशों से अरब के रास्ते यूरोप तक होता था और इस व्यापार पर अरबों का अधिकार था, वो उनके हाथ से छिन गया। अरबों और ईसाइयों के बीच जब कटुता आ गई तो अरबों के हाथ से व्यापार निकल गया और वो व्यापार इटली वालों के हाथ में आ गया। इटली वाले लोग भूमध्य सागर के रास्ते पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार करते थे, रेशम मार्ग के द्वारा चीन और भारत से व्यापार करते थे। याद करिए मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में रेशम मार्ग के द्वारा चीन गया था। तो व्यापारिक मार्ग स्थल के द्वारा इटली के निवासी चीन तक जाते थे, भूमध्य सागर के रास्ते व्यापार होता था और वो सारी वस्तुएं, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, पोर्सिलिन के बर्तन, ये सब मसाले, ये सब चीन और भारत सहित पश्चिमी एशिया के देशों से आता था इटली और इटली के द्वारा पूरे यूरोप को जाता था। तो इस व्यापारिक कार्य में इटली के लोगों ने खूब पैसा कमाया और देश समृद्ध हो गया। ये सब शहर विकसित हो गए। पादुआ, वेनिस, बोलोनिया, इन शहरों में शिक्षा का विकास हुआ। 11वीं शताब्दी में जब यूरोप 11वीं शताब्दी में ये पूर्व मध्यकाल के युग में जी रहा था, उस समय इटली में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी। पादुआ और बोलोनिया में शिक्षा का विकास हो गया और विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। 1300 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और वहां मानववाद जैसा विषय पढ़ाया जाने लगा। तो ये इस व्यापार का विकास का योगदान था, देश के समृद्ध होने का यह परिणाम था कि इटली में इस प्रकार व्यापार के माध्यम से जो अकूत संपत्ति आई उससे शिक्षा का विकास हुआ और शहरों का विकास हुआ, देश समृद्ध हुआ। ओके, नेक्स्ट, इटली वो देश था जहां पर पुनर्जागरण का प्रभाव सबसे ज्यादा आया, सबसे पहले आया। वो क्यों, जरा देखिए। शिक्षा और जो ज्ञान है वो विकास के लिए सबसे पहला आवश्यक जो है तत्व है। यहां आप देखेंगे यूरोप के मानचित्र में बैजेंटाइन साम्राज्य, जिसको आज हम टर्की कहते हैं, यूनान के बाद बैजेंटाइन साम्राज्य। बैजेंटाइन साम्राज्य जो है उस पर 1453 ईस्वी में इन 1453 सीई थे। इन तुर्कों ने 1453 में जो बैजेंटाइन साम्राज्य है इसको जीत लिया।
बैजेंटाइन साम्राज्य सहित यूनान तक, ये सब पूरा यूनान बैजेंटाइन साम्राज्य में आता है, जिसको बाल्कन द्वीप कहते हो। इस पूरे क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और यूनान वो देश है जो अपने ज्ञान विज्ञान के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। तो यूनान और बैजेंटाइन साम्राज्य जहां स्थापित हुआ, वहां के जो विद्वान थे वो लोग अपनी जान बचा करके वो इटली की ओर भाग करके आ गए। विद्वान लोगों का प्रवचन हो गया। विद्वान लोग अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसी जगह पर शरण लेना चाहा जहां शिक्षा की कद्र हो, जहां देश समृद्ध हो, बड़े शहर हों, जहां उनके ज्ञान का सही महत्व उनको मिल सके। तो वो लोग जब यहां पर तुर्कों ने अधिकार किया तो वो लोग यहां से भाग करके इटली आ गए और इटली के वेनिस, पादुआ, बोलोनिया, फ्लोरेंस जैसे शहरों में उन्होंने शरण ले ली। बहुत से विद्वान इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन गए। शिक्षा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला के क्षेत्र में उन विद्वानों ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चालू कर दिया। तो 1453 में जो ये बड़े पैमाने पर प्रवचन हुआ, एक प्रकार से अगर कहें तो बैजेंटाइन साम्राज्य का जो ये तुर्कों का आक्रमण है वो केवल यूनान का पतन नहीं था, बल्कि यूनान का इटली में प्रवचन था। पूरा यूनान जितने बौद्धिक लोग थे वो सारे भाग करके आ गए इटली में। तो इटली में एक प्रकार से ज्ञान की गंगा बह निकली। सारे विद्वानों का जमावड़ा इटली में हो गया। जब विद्वान इकट्ठा होंगे तो उस देश में शिक्षा का विकास होगा। इटली जो है वो नॉलेज का हब बन गया और इस तरह से इन शहरों में ज्ञान विज्ञान शिक्षा इनका विकास तेजी से चल निकला। इसलिए इटली में नई नई खोजें हुई, साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी गई, मानववादी विचारधारा का विकास हुआ, कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जो पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट। तो चौथा पॉइंट जो है यूनान से प्रवचन, या इसको कर देंगे कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हुआ 1453 में और इसलिए यह प्रवचन हुआ। इस प्रवचन की वजह से इटली में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। नेक्स्ट, रोमन संस्कृति। रोमन संस्कृति का प्रभाव। इटली वो स्थान है, वो देश है जहां कभी विस्तृत और इतना गौरवशाली रोमन साम्राज्य स्थापित था। तो जो इटली के लोग थे अपने प्राचीन गौरवशाली साम्राज्य के ऊपर गर्व करते थे और वो चाहते थे कि इटली फिर से उसी प्रकार एक समृद्ध देश बने जैसे वो 3 महाद्वीपों में साम्राज्य फैला था। रोमन साम्राज्य अपनी विशालता, अपनी आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोगों में अपने उस पुराने गौरव को प्राप्त करने, उस पुरानी संस्कृति के ऊपर गर्व की जो अनुभूति थी, उसने इटली के लोगों को जागरूक किया। जब वहाँ शिक्षा आदि का विकास हुआ तो लोगों ने फिर से उस इटली को स्थापित करने की चेष्टा की जो 5वीं शताब्दी से पहले थी। जैसे रोमन साम्राज्य था वैसे ही गौरवशाली साम्राज्य, जैसे हम कहते हैं भारत विश्वगुरु था, तो उस विश्वगुरु के रूप में भारत को स्थापित करने की चेष्टा अगर हम करें तो वही स्थिति प्राचीन संस्कृति के ऊपर जो उनको गर्व था, ऐसा इटली बनाने के लिए नागरिकों ने प्रयास किया। और इस कार्य में पोप निकोलस फिफ्थ ने एक बड़ा योगदान दिया। पोप निकोलस फिफ्थ ने रोम में, जहां पोप रहते हैं, वेटिकन सिटी जिसको कहते हैं, वहां वेटिकन सिटी में एक पुस्तकालय, वेटिकन सिटी पुस्तकालय की स्थापना कराई और सेंट पीटर चर्च जो वेटिकन सिटी में है, इसकी स्थापना
15वीं शताब्दी में पोप निकोलस फिफ्थ ने करवाई। पोप निकोलस फिफ्थ ने इस दौरान सेंट पीटर चर्च का निर्माण कराया, वेटिकन सिटी पुस्तकालय का निर्माण कराया, जहां शिक्षा, साहित्य, ज्ञान विज्ञान का विकास हो। तो इस तरह से ये जो कारण थे, इसकी वजह से रोम और इटली दोनों समृद्ध भी हुए, साथ ही साथ वहां ज्ञान विज्ञान और शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई, जो पुनर्जागरण का कारण बनी। इटली में पुनर्जागरण के और प्रमुख बिंदुओं में से दो और प्रमुख बिंदु हैं, उनको हम देख लें। एक तो व्यापारिक मध्यम वर्ग का विकास, ये पॉइंट नंबर 7, व्यापारिक मध्यम वर्ग का विकास। जब व्यापार का विकास हुआ तो व्यापारिक वर्ग का शहरों में विकास हुआ। व्यापारिक वर्ग शहरों में रहता था, व्यापारिक कर्म के ऊपर जीवित रहता था, और उसके पास, और इन व्यापारिक वर्गों ने केवल व्यापार ही नहीं किया, ये व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी करते थे। तो व्यापारिक मध्यम वर्ग का इतना विकास हुआ कि ये लोग प्रशासन में भी भूमिका अदा करने लगे, और यही कारण था कि वहां तेजी से व्यापारिक विकास हुआ, जो पुनर्जागरण का एक कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, साहित्यकारों, कलाकारों व कलाकारों को प्रश्रय। इटली में ऐसे साहित्यकार और कलाकारों को प्रश्रय दिया गया, जिससे कि साहित्य का विकास हुआ, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, इसके क्षेत्र में प्रगति हुई। देखिए, जब राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, तो ऐसे कवियों, कलाकारों को राज्य के द्वारा प्रश्रय भी दिया जाएगा। ऐसी जो रचनात्मक कलाएं हैं, उनका विकास भी होगा। तो जब इटली एक समृद्ध देश बन गया, तो ऐसे साहित्यकार व कलाकार, जो ऐसे विद्वान लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी रचनात्मकता, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऐसे साहित्यकार और कलाकार कौन थे इटली में? जैसे हमने नाम सुना होगा लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंची इटली के ये रेनेसा मानव थे। विभिन्न क्षेत्रों में अब तक का सबसे जीनियस आदमी इनको कहा जाता है। मूर्तिकार, इंजीनियर, कलाकार हैं, तो ऐसी विशेष प्रतिभा के धनी व्यक्ति लियोनार्दो दा विंसी। दाते अलघेरी, दाते अलघेरी ये धार्मिक विषयों पर लेख लिखते थे। फ्रांसिस्को पेट्रार्क, मानववाद के जन्मदाता, फ्लोरेंस के रहने वाले। ओके, गिवेर्ती, अकासियो, मैकियावेली, ये सारे इटली के साहित्यकार थे। इन लोगों ने अपनी अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन किया। जो ये शहर थे, वेनिस, पादुआ, बोलोनिया, फ्लोरेंस, ये ऐसे शहर थे जो कि बहुत विकसित थे। और इन शहरों में से वेनिस और फ्लोरेंस, वेनिस शहर और फ्लोरेंस, ये दोनों गणराज्य थे। वेनिस और फ्लोरेंस ये दोनों गणराज्य थे, जहां का शासन यहां की समिति के द्वारा चलता था। इसी तरह जो जेनेवा और वेनिस, ये दोनों सबसे जीवंत नगर कहे गए हैं। जीवंत नगर क्यों? ये दोनों शहर ऐसे थे जहां का शासन राजा के द्वारा संचालित नहीं होता था। यहां का शासन यहां के व्यापारी वर्ग द्वारा संचालित होता था। यहां के व्यापारिक वर्ग की समिति होती थी जो यहां का शासन संचालित करती थी। तो जेनेवा और वेनिस ऐसे जीवंत नगर थे, और वेनिस तथा फ्लोरेंस ये दोनों गणराज्य थे।
ओके, तो इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, आपने इन सारे बिंदुओं को देखा। एक बार सरसरी निगाह से हम फिर देख लेंगे इटली की भौगोलिक स्थिति, वहां का सामाजिक वर्ग, देश की समृद्ध होना, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण, रोमन संस्कृति का प्रभाव, पोप निकोलस फिफ्थ का योगदान, और उसके बाद व्यापारिक मध्यम वर्ग का विकास, साहित्यकारों और कलाकारों को प्रश्रय। ये ऐसे बिंदु थे जिससे इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करें।